नमस्कार, स्वागत है तमारू फरी एकवार अपनी ज आ चेनल में। आज अपने आ विडियोनी अंदर धोरण 10 विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज गाला असाइनमेंट 2023 नु पेपर नंबर 3 नु कम्प्लीट सोल्यूशन जोवा जई रह्या छीए। विडियोनी शुरुआत करिए ते पहला आप आ चेनलनी अंदर नवा होय, चेनलने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी चेनलने सब्सक्राइब करो, बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करो कि जेथी करी आवनारा दरेक नवा विडियोનું नोटिफिकेशन आपने मळतुं रहे। विडियोने लाइक करो, शेर करो अने कमेंट करवानुं भूलशो नहीं। तो जोईए धोरण 10 विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज गाला असाइनमेंट 2023 पेपर नंबर 3। सौप्रथम विभाग ए गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल है। यह किसी आदमी की करवट न थी तो किसकी करवट थी, यानी भाग्य की। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांव में राशन वितरण का काम रिक्त स्थान करता है, तो इसमें जवाब आएगा सहकारी मंडली। मालती ने बिंदु को चौके में खाना खिलाया। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। रामप्रसाद मिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है और देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने क्या लिखा है? उत्तर देखते हैं। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने लिखा है कि खुश रहना केवल ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? जवाब देखिए। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुंचा था। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो उत्तर देखते हैं। हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोग में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। बुद्धिराम में बुद्धि काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? उत्तर देखते हैं। बुद्धि काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बुढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? उत्तर देखिए। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उनको बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे। वह पैसे डंकन ने प्राकृतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के कल्याण में लगा दिए। इनके जीवन से
यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने सादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर सादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि सादीराम के आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित सादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर देखिए। आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति को नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते। जिनका उत्तर है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ इसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। आशय स्पष्ट करना है। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। यह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। इसके बाद विभाग बी, पद्य विभाग आधारित। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो उत्तर है गंगा तथा यमुना। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? यानी जाड़ी में। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु अपना पाप घरा भड़ा काशी आकर फोड़ेगा।
बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम गर्जना है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सन 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 हवा के चलने से ऐसा लगता है कि मानो गीत का स्वर उभर कर आ रहा है। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा? कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब अपनी भूख मिटाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब सोने संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं, क्यों? उत्तर है रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कवि श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं है? मीरा को राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। इस धन की विशेषता है कि उसको खर्च नहीं किया जा सकता और न चुराया जा सकता है, अपितु प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध होना, पर्वत से गिर के झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना, इस तरह कवि ने धरती के गुणगान गाए हैं। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे को पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कटोली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? उत्तर है कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मन के हृदय सिहर उठते हैं। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। इसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हम हैं नवयुग के अद्भुत हम काल जल्दी नाविक अद्भुत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोनावधि क्रांति के युद्ध। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान
और प्रदीप्त जनशक्ति तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। अथवा हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे, जिनका आशय है ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहे, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने से न चूके, शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुड़ाकर चंदन आदि से श्रृंगार करके रहे, मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा न करे, नरक की परवाह न करे और खूब पाप करे। इसके बाद विभाग सी जो व्याकरण विभाग है, प्रश्न है निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुख में राम बगल में छुरी, जिनका अर्थ है बाहर से मित्र जैसा व्यवहार करना और पीछे पीछे नुकसान पहुंचाना। इसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वनस्पतियों के अध्ययन का शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। निम्नलिखित संधि को छोड़िए तृष्णातुर यानी तृष्णा प्लस आतुर। निम्नलिखित संधि को जोड़िए महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोख कलंकित करना, जिनका अर्थ है कोख कलंकित करना यानी कुल को बदनाम करना, और वाक्य प्रयोग है बेटे ने चोरी करके माँ की कोख को कलंकित किया। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। पहला है जटिल, जिनका विरोधी है सरल। दूसरा समर्थन, जिनका खंडन। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वितान यानी चंदोबा और जलधि यानी सागर। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। निखरता, जिनकी भाववाचक संज्ञा होगी निखार, और छिपना की भाववाचक संज्ञा होगी छिपाई। निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। विज्ञान, जिनकी कर्तुवाचक संज्ञा होगी विज्ञानी, और शिकार, जिनकी होगी शिकारी। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। जर्जर, जिनकी विशेषण होगी जर्जरित, और प्रकृति, जिनकी विशेषण संज्ञा होगी प्राकृतिक। निम्नलिखित समास को पहचानिए। जीव जंतु यानी द्वंद्व समास, और अनुसंधानशाला यानी कि तत्पुरुष समास। इसके बाद विभाग डी जो लेखन विभाग है, पहला है निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिनका उत्तर है डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसके आविष्कार से अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है। कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। अथवा है पत्राचार, जिनका टिप्पण है मंतव्य को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पत्राचार किया जाता है। पत्र द्वारा भावों, विचारों या अपेक्षित सूचनाओं का प्रेषण एवं संपर्क स्थापित करना ही पत्राचार कहलाता है। पत्र हमारे दैनिक एवं सामाजिक जीवन का अंग होते हैं। इनका संबंध शिक्षित, अशिक्षित, धनी, निर्धन, प्रत्यक्ष है। आज का युग कंप्यूटर का युग है, जिसके कारण
पत्र के क्षेत्र में विस्तार एवं विविधता दिखलाई देने लगी है। पहले जहां प्रेषक अपना पता बाईं ओर लिखता था, वहीं आज प्रेषक का पता पत्र के प्रारंभ में दाईं ओर ही लिखा जाता है। इनके बाद निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, आज शिक्षा का आधार क्या है? उत्तर है, शिक्षा का आधार अभी भी कक्षागत वार्ता, पाठवाचन व पाठ्य पुस्तकें ही है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग मर्यादित है? जिनका उत्तर है, पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकालयों में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग अभी भी हमारे विद्यालयों में सीमित है। शिक्षक नवचिंतन से अनजान क्यों रहते हैं? जिनका उत्तर है, शिक्षक नवचिंतन से अनजान रहते हैं क्योंकि दूर दराज में बिखरे लाखों गांवों में पत्र पत्रिकाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक है, शिक्षा का मूल्य। निम्नानुसार पत्र लिखिए। अशोक विला, कुबेर नगर, राजकोट से राकेश शाह परीक्षा में असफल हुए अपने मित्र सुभाष दवे को आश्वासन पत्र लिखता है। यानी कि आश्वासन पत्र लिखना है परीक्षा में असफल हुए अपने दोस्त के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले तो कि यहाँ पर हम अपना एड्रेस, उसके बाद संबोधन करेंगे। प्रिय सुभाष, सप्रेम नमस्कार। आज ही तुम्हारे बड़े भाई के पत्र से मालूम हुआ कि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ कि इस कारण से आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। प्यारे सुभाष, परीक्षा में असफल होने से दुख होना स्वाभाविक है, पर तुम तो बड़े समझदार हो। क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन में छोटी मोटी असफलताएं तो आया ही करती है। इनसे निराश होना कायरता है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल सफलता में नहीं वरन उच्च ध्येय में है। सुभाष, इस वर्ष तुम्हारे अभ्यास में कितनी बाधाएं पहुंची है। वर्ष के प्रारंभ में ही तुम्हारी माताजी 2 मास तक बीमार रही। फिर पिताजी की बदली हो जाने से तुम्हें अभ्यास के साथ घर के कई छोटे मोटे काम करने पड़े। दूसरे सत्र में दुर्भाग्य से तुम स्वयं टाइफाइड के शिकार हो गए। इस परिस्थिति में तुम्हारी असफलता के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं समझता। उल्टे मैं तो तुम्हारे धैर्य और पुरुषार्थ की कद्र करता हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ चले आओ। तुम सबसे पहले अपने दिल की बेचैनी निकाल दो, फिर से पढ़ने में जी लगाओ। मेरा विश्वास है स्वर्णिम सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। यहाँ सब कुशल है। मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगा। तुम्हारा ही राकेश शाह। इनके बाद है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। एक बकरी का बच्चा दम कहानी देखते हैं। शीर्षक है, कपटी भेड़िया। एक बार एक भेड़िया किसी पहाड़ी नदी में एक ऊंचे स्थान पर पानी पी रहा था। अचानक उसकी नज़र एक भोले भाले मेमने पर पड़ी जो पानी पी रहा था। भेड़िया मेमने को देखकर अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, बरसों बीत गए, मैंने किसी मेमने का मांस नहीं खाया। यह तो छोटी उम्र का है, बड़ा मुलायम मांस होगा इसका। आह, मेरे मुंह में तो पानी भी आ गया। क्या ही अच्छा होता जो मैं इसे खा पाता। और अचानक वह भेड़िया चिल्लाने लगा, ओ गंदे जानवर, क्या कर रहे हो? मेरा पीने का पानी गंदा कर रहे हो। यह देखो, पानी में कितना कूड़ा करकट मिला दिया है तुमने। मेमना उस विशाल भेड़िए को देखकर सहम गया।
भेड़िया बार बार अपने होंठ चाट रहा था। उसके मुंह में पानी भर आया था। मेमना डर से कांपने लगा। भेड़िया उसे कुछ गज के फांसने पर ही था, फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और कहा, श्रीमान, आप जहाँ पानी पी रहे हैं वह जगह ऊंची है। नदी का पानी नीचे को मेरी ओर बह रहा है, तो श्रीमान जी ऊपर से बहकर नीचे आते हुए पानी को भला मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ? खैर, यह बताओ कि 1 वर्ष पहले तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? भेड़िया क्रोध में दांत पिसता हुआ कहने लगा, श्रीमान जी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ष भर पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आपको अवश्य कोई गलत फहमी हुई। मेमना इतना घबरा गया था कि बेचारा बोलने में भी लड़खड़ाने लगा। भेड़िए ने सोचा मौका अच्छा है तो कहने लगा, मूर्ख, तुम एकदम अपने पिता के जैसे हो। ठीक है, अगर तुमने गाली न दी थी तो फिर यह तुम्हारा बाप होगा जिसने मुझे गाली दी थी। एक ही बात है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहस करके अपना भोजन नहीं छोड़ सकता। यह कहकर भेड़िया छोटे मेमने पर टूट पड़ा। उसने मेमने की दर्द भरी चीख पुकार और जीवन दान की प्रार्थना अनसुनी कर दी और मेमने के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेमने का नरम मुलायम मांस खाते समय भेड़िया मन ही मन मुस्कुरा रहा था। निष्कर्ष, बुरे या झगड़ालू प्रकार के लोग झगड़े का कोई ना कोई कारण खोज ही लेते हैं। इनके बाद है निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। जो निबंध हमारी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाके निबंध देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।